नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको भाज्य संख्याओं के बारे में बताएंगे, अभाज्य संख्याओं के बारे में बताएंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है इसके बारे में भी बताएंगे, और प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण 1 को भी इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए अभाज्य संख्याएं। तो हेडिंग डाल दीजिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, देखिए बच्चों, अभाज्य संख्याएं किसे कहा जाता है। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं जो केवल एक के पहाड़े से कटे और स्वयं के पहाड़े से कटे, किसी अन्य पहाड़े से न कटे। मतलब ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के पहाड़े से कटे, किसी अन्य पहाड़े से न कटे, तो उन्हीं को कहा जाता है अभाज्य संख्या। जैसे देखिए, जैसे ये 2 है, देखिए 2 जो है एक के पहाड़े से कट सकता है। एक के पहाड़े से कटेगा, एक का पहाड़ा 2 बार पढ़िए कट जाएगा। और स्वयं के पहाड़े से कटेगा, स्वयं अर्थात 2। ये 2 जो है एक के पहाड़े से कटेगा और स्वयं के पहाड़े से अर्थात 2 के पहाड़े से कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। इसी तरह देखिए 3, ये जो 3 है ये एक के पहाड़े से कटेगा और स्वयं के पहाड़े से अर्थात 3 के पहाड़े से कटेगा। 3 एक्का 3, ये भी अभाज्य संख्या है। देखिए जैसे 5, ये स्वयं के एक के पहाड़े से कटेगा और स्वयं के पहाड़े से अर्थात 5 के पहाड़े से कटेगा। इसी तरह से देखिए 7 देखिए एक के पहाड़े से कट जाएगा और किससे कटेगा, 7 के पहाड़े से। 7 एक्का 7 अर्थात स्वयं के पहाड़े से कट रहा है और एक के पहाड़े से भी कट रहा है। इसी तरह देखिए 11, ये भी स्वयं के पहाड़े से कटेगा और एक के पहाड़े से कटेगा। इसी तरह 13, ये भी देखिए एक के पहाड़े से कटेगा और स्वयं के पहाड़े से कटेगा। तो बच्चों, ये सब कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं किसे कहा जाएगा, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य पहाड़े से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहेंगे। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य पहाड़े से नहीं कटती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हम यही लिख दे रहे हैं, लिख लीजिए ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य पहाड़े से, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य पहाड़े से नहीं कटती हैं, अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य पहाड़े से नहीं कटती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे
जैसे देखिए दो, दो जो है एक के पहाड़े से कटेगी और स्वयं के पहाड़े से कटेगी, इसलिए दो अभाज्य संख्या है। 3, 4, 4 नहीं 5, 7, 11, 13, डॉट 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 आदि। ये सब कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों अभाज्य हैं? क्योंकि ये सब संख्याएं एक के पहाड़े से कट जाएंगी और स्वयं के पहाड़े से कट जाएंगी, किसी अन्य पहाड़े से नहीं कटेंगी, इसीलिए ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। तो इसे आप लोग नोट कीजिए। अब हेडिंग डालिए भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं अब भाज्य संख्याएं क्या हैं? इसे कहा जाएगा, तो देखिए ऐसी संख्याएं जो एक के पहाड़े से भी कटे, स्वयं के पहाड़े से भी कट जाए और किसी अन्य पहाड़े से भी कट जाए, तो सब क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। एक के पहाड़े से भी कटे, स्वयं के पहाड़े से भी कटे और अन्य पहाड़ों से भी कट जाए, तो समझ जाइए क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। तो जैसे देखिए 4 जो है, 4 देखिए 4 जो है, 4 एक के पहाड़े से काटिए, देखिए 1 चौके 4 कट गया। देखिए 4 को 4 के पहाड़े अर्थात स्वयं के पहाड़े से काटिए, 4 1 का 4 कट गया। और 4 को देखिए 2 से काटिए, 2 दूना 4 कट गया। तो देखिए ये जो 4 है, ये 4 एक के पहाड़े से कटा, ये 4 स्वयं के पहाड़े से कटा, और ये 4 अन्य पहाड़े से भी कट गया, मतलब 2 से भी कट गया। तो इसलिए ये 4 क्या है? भाज्य संख्या है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य पहाड़े से भी कटती हैं, किसी अन्य पहाड़े से भी कट जाती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य पहाड़े से भी कट जाती हैं या कटती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य पहाड़े से भी कटती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, जैसे में जैसे 4 है, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 8। देखिए ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, ये सब संख्याएं देखिए ध्यान से, तो एक के पहाड़े से भी कटेंगी, स्वयं के पहाड़े से भी कटेंगी और किसी अन्य पहाड़े से भी कट जाएंगी। जैसे देखिए 10 को लीजिए, 10 को देखिए 1 से भाग दीजिए, 1 का पहाड़ा 10 बार पढ़िए, 10 कट गया। 10 को स्वयं अर्थात 10 से भाग दीजिए, 10 1 का 10 कट गया। और 10 को देखिए 2 से भाग दीजिए, 2 पंचे 10 कट गया। 10 को 5 से भाग दीजिए, 5 से, 5 दूना 10 कट गया।
तो देखिए 10 किससे किससे कट रहा है। देखिए यहाँ देखिए 10 किससे कटा, 1 से कटा, 1 के पहाड़े से। यहाँ 10 किससे कटा, 10 से अर्थात स्वयं के पहाड़े से कटा। यहाँ 10 किससे कट रहा है, 2 के पहाड़े से। यहाँ 10 किससे कट रहा है, 5 के पहाड़े से। इसका मतलब ये जो 10 है वो 1 के पहाड़े से भी कट रहा है, स्वयं के पहाड़े से भी कट रहा है, 10 एक्का 10, और अन्य पहाड़े से भी कट रहा है। अन्य पहाड़ों मतलब 2 और 5 से भी कट रहा है। इसका मतलब 10 क्या है, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याएं किसे कहेंगे, ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य पहाड़े से भी कटती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 10 डॉट 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 आदि। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। और बच्चों एक नोट हेडिंग डाल दीजिए, नोट हेडिंग डाल के लिखिए। बच्चों ध्यान से देखिए, अभाज्य संख्याओं में देखिए 1 नहीं है, भाज्य संख्याओं में भी 1 नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो 1 है ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो नोट में यही लिख दीजिए, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। यानी 1 को कुछ नहीं माना गया, न तो भाज्य माना गया है न ही अभाज्य माना गया है। और देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो देखिए ये अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या देखिए ये है, देखिए ये अभाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है और सबसे छोटी भी है। ये देखिए अभाज्य संख्या है ना, सम संख्या भी है और सबसे छोटा भी है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। ये 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है, सम भी है और सबसे छोटी भी है। और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या देखिए 4 है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन है, 4 है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन है, भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन है, 4 है। ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन है, तो देखिए 3 है। सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन है, 3 है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तब आगे बताया जाए। चलिए अब हेडिंग डालिए, इसे मिट दे रहे हैं। अब आप हेडिंग डालिए, अंक गणित की आधारभूत हमें अंक गणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक
तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो बच्चों, इसे समझने के लिए आपको एक चीज़ हम बता रहे हैं, उसे ध्यान से देखिए और सुनिए तो आपको बात समझ में आएगी। देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये 6 के अभाज्य गुणनखंड लिखे जाएं। हम 6 के अभाज्य गुणनखंड लिख रहे हैं। देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 6 का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए 6 है, 2 से काटिए 2 तिहाई 6, 3 से 3 को काटिए 3 एक का 3। तो देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणित 3। एक को भी यहाँ लिख सकते हैं बच्चे, चाहे शुरुआत में ऐसे 1 गुणित 2 गुणित 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर एक भी लिखा जाएगा ना। जरूरत नहीं है तो बस आप अभाज्य संख्याओं को लिखिए और कहीं आवश्यकता है तो वहाँ एक भी लिखिए। तो देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड हम लिख दिए हैं 2 गुणित 3। अब देखिए ये जो गुणनखंड लिखा हुआ है, इस गुणनखंड का क्रम बदल के हम लिख दें, जैसे 3 गुणित 2 लिख दें ना। देखिए इसमें इस गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 3 है, इस गुणनखंड में भी अभाज्य संख्या 2 और 3 है। बस दोनों में अंतर ये है कि इसमें 2 पहले है 3 बाद में है, इसमें 3 पहले है 2 बाद में है। इसमें 2 पहले है 3 बाद में, इसमें 3 पहले है 2 बाद में है। तो देखिए इसमें आपको समझना क्या है कि इन दोनों का क्रम बदल दिया गया है। अगर हम क्रम पर ध्यान न दें, क्रम पर ध्यान न दें, क्रम पर ध्यान न दें, ये जो लिखा है गुणनखंड, ये जो जिस क्रम में लिखे गए हैं, तो इनके लिखने के क्रम पर ध्यान न दें। किस क्रम में लिखे गए हैं ये ध्यान न दें तो ये दोनों गुणनखंड अलग अलग गुणनखंड नहीं माने जाएंगे। अगर क्रम पर ध्यान न दिया जाए तो ये गुणनखंड और ये गुणनखंड, इन दोनों में कोई अंतर नहीं माना जाएगा। तो दोनों एक ही गुणनखंड माने जाएंगे, चाहे आप 2 गुणित 3 कहिए, चाहे 3 गुणित 2 कहिए। तो अगर क्रम पर ध्यान न दिया जाए तो ये दोनों एक ही गुणनखंड माने जाएंगे, मतलब इन दोनों गुणनखंडों में कोई अंतर नहीं माना जाएगा। और ऐसे गुणनखंडों को अद्वितीय गुणनखंड कहते हैं। ऐसे गुणनखंड कहते हैं अद्वितीय गुणनखंड, अद्वितीय गुणनखंड कहा जाता है। यानी 6 के अभाज्य गुणनखंड चाहे आप 2 गुणित 3 लिख दीजिए तब भी सही है, और 6 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणित 2 लिख दीजिए तब भी सही है। तो कैसा गुणनखंड माना जाएगा? अद्वितीय। कब माना जाएगा? जब आप इनके लिखने के क्रम पर ध्यान नहीं देंगे तब जो ये गुणनखंड है वही ये भी है, बस अंतर इतना है कि दोनों का क्रम बदल के लिखा गया है, और है दोनों वही वही। लेकिन अगर क्रम पर ध्यान दिया जाए, क्रम पर ध्यान दें, क्रम पर ध्यान दिया जाए तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3 जो लिखा है ये एक अलग गुणनखंड माना जाएगा, ये एक अलग गुणनखंड माना जाएगा। अगर क्रम पर ध्यान दिया जाए तो 2 गुणित 3 एक अलग गुणनखंड है और 3 गुणित 2 एक अलग गुणनखंड है। तब हम लोग कह सकते हैं कि 6 के गुणनखंड 2 तरह के होंगे, 2 गुणित 3 और 3 गुणित 2। 6 के गुणनखंड 2 तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 और 3 गुणित 2। काहे कि क्रम पे ध्यान दे रहे हैं, क्रम पर ध्यान दे रहे हैं तो ये दो गुणनखंड कहे जाएंगे, 2 अलग अलग गुणनखंड। और क्रम पर ध्यान मत दीजिए तो जो ये गुणनखंड है वही यही वो ये जो ये गुणनखंड है वही ये वाला भी है, तब इन दोनों में कोई अंतर नहीं माना जाएगा। तो जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हम ए बी लिखे हैं और बी ए लिखे हैं, अगर क्रम पर ध्यान न दिया जाए
तो ये और ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, कोई फर्क नहीं है। बस अंतर इतना है, ए बी पहले लिखा, ए बी में ए पहले है बी बाद में, इसमें बी पहले है ये बाद में। तो क्रम पर ध्यान न दिया जाए तो ए बी और बी ए में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर क्रम पर ध्यान देंगे तो ए बी एक अलग चीज़ है, बी ए एक अलग चीज़ है, तब दो चीज़ें अलग अलग हो गई। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3 को हम क्रम बदल के लिख दिए 3 गुणित 2। अगर क्रम पर ध्यान न दिया जाए तो इन दोनों ये दोनों एक ही प्रकार के गुणनखंड माने जाएंगे, और ऐसे गुणनखंडों को अद्वितीय गुणनखंड कहा जाता है। और क्रम पर ध्यान दिया जाए तो ये एक अलग गुणनखंड है, ये एक अलग गुणनखंड माना जाएगा। अच्छा, अद्वितीय का मतलब क्या है? अद्वितीय का मतलब है एक और केवल एक। 6 का अभाज्य गुणनखंड एक और केवल एक होगा, या तो 2 गुणित 3 होगा या तो 3 गुणित 2 होगा, दोनों में कोई भी होगा। और अद्वितीय का मतलब अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो अद्वितीय का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमारा चेहरा हुआ या आपका चेहरा हुआ, तो हम लोगों का चेहरा जो है अद्वितीय है, यानी हम लोगों जो हमारा चेहरा है उस चेहरे का कोई भी व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में। तो इसका मतलब हमारा चेहरा कैसा है? अद्वितीय है, वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक। इसी तरह से 6 के अभाज्य गुणनखंड कैसे हैं? अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब 2 गुणित 3 या 3 गुणित 2। चलिए अब समझते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में बताया गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनखंड अद्वितीय होता है, और यह गुणनखंड लिखिए, और यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। और यह गुणनखंड कैसा होता है? अद्वितीय होता है, यानी केवल एक होता है। या तो 2 गुणित 3 6 का अभाज्य गुणनखंड, या तो 2 गुणित 3 या तो 3 गुणित 2। चलिए जैसे में इसका उदाहरण लिखा जाए, जैसे देखिए 210 के गुणनखंड करें, जैसे 210 एक भाज्य संख्या है। देखिए इसमें लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये देखिए भाज्य संख्या है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो देखिए एक भाज्य संख्या लिए हैं, इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो 2 से इसे काटिए, देखिए 2 1 का 2 0, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटिए, 2 पंचे 10, देखिए अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। अब देखिए 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35। अब ये 7 है, 7 से कटेगा। तो देखिए 210 के अभाज्य गुणनखंड हैं। देखिए 210 के अभाज्य गुणनखंड 2
3, 5 और 7। ये 2, 3, 5 और 7 क्या है? 210 के अभाज्य गुणनखंड हैं। इन्हें हम गुणनफल के रूप में लिख लें। ये अभाज्य संख्याएं जो हैं ये 210 के अभाज्य गुणनखंड हैं। इनको किस रूप में लिख दें? गुणनफल के रूप में, मतलब बीच बीच में गुणा लगा दें। जैसे 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, 3 गुणित 5 गुणित 7। तो देखिए भाज्य संख्या है, ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। और इस भाज्य संख्या को हम किस रूप में लिख दिए? देखिए अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। देखिए भाज्य संख्या थी और इसको हम, देखिए ये सब अभाज्य संख्याएं हैं ना, ये सब कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यही तो प्रमेय में कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और यह जो गुणनखंड आता है ये गुणनखंड कैसा है? अद्वितीय गुणनखंड है। यानी ये जो गुणनखंड है ये कैसा गुणनखंड है? अद्वितीय, अद्वितीय गुणनखंड, अद्वितीय गुणनखंड। तो ये बच्चों यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। चलिए बच्चों इसे मिट दे रहे हैं। ये समझ में आ रहा है ना? इसमें प्रमेय में कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और ये जो गुणनखंड है यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। इसे देखिए ये 210 एक भाज्य संख्या है, इसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया। और ये जो गुणनखंड आया है ये क्या है? अद्वितीय गुणनखंड। तो चलिए इसे मीट दे रहे हैं अब। चलिए अब उदाहरण, हाँ प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण 1 लिखिए। लिखिए उदाहरण 1। लिखा है संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए। विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। अंक 0 पर समाप्त होता है। तो देखिए
इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। और n क्या है? n एक प्राकृतिक संख्या है। तो सवाल में बच्चों ये जांचने के लिए कहा जा रहा है, जैसे देखिए n एक प्राकृतिक संख्या है तो n का मतलब हुआ 1, 2, 3, 4, 5, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब 4 की घात n लिखा है तो 4 की घात n की जगह 1 लिख दे, 4 की घात n की जगह 2 लिख दे, 4 की घात n की जगह 3 लिख दे। तो कह रहे हैं इनका जो उत्तर आएगा वो अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, यही जांच करके बताइए। जैसे 4 की घात 3 का उत्तर देखिए, 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64। 4 की घात 2 का उत्तर 4 गुणे 4 बराबर 16, 4 एक्का 4। तो देखिए इसका उत्तर ये आया। क्या ये अंक 0 पे समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका उत्तर देखिए आया, क्या ये अंक 0 पे समाप्त हो रहा है? यानी उधर अंतिम वाला अंक 0 है, क्या 0 पे समाप्त हो रहा है? देखिए इसका उत्तर ये आया, क्या 0 पे समाप्त हो रहा है? यही जांच करके बताने के लिए कहा जा रहा है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो यहाँ तो देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि 4 की घात n अंक 0 पे समाप्त होगा, इसे जांच करके बताना है। तो देखिए यहाँ हम इसके बारे में हम इस तरह से लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि कोई धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है देखिए कोई भी धनात्मक संख्या हो, अगर वो 0 पर समाप्त हो रही है तो 5 से अवश्य विभाजित होगी। कोई भी धनात्मक संख्या हो, अगर वो अंक 0 पर समाप्त हो रही है, जैसे देखिए ये 210 अंक 0 पे समाप्त हुई है ना, ये निश्चित है कि ये पूरी संख्या 5 से जरूर विभाजित होगी। चाहे 5 से काट कर देख लीजिए तो 5 से जरूर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि अंक 0 पे समाप्त हो रहा है। तो कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या हो, अगर वो अंक 0 पे समाप्त हो रहा है तो 5 से अवश्य विभाजित होगी। तो वही हम लिख रहे हैं कि हम जानते हैं कि कोई धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वह 5 से अवश्य विभाजित होगी, अवश्य विभाजित होगी। अवश्य विभाजित होगी और उसके अभाज्य गुणनखंडों में पाँच अवश्य होगा, 5 अवश्य होगा। तो देखिए हम यहाँ लिखे हैं कि कोई धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, जैसे कि ये देखिए 0 पे समाप्त हो रही है, वह 5 से अवश्य विभाजित होगी, यानी ये 5 से जरूर विभाजित होगी। और उसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 अवश्य होगा, और इसके अभाज्य गुणनखंड किए जाए अगर, इसमें 5 जरूर आएगा। तो चाहे गुणनखंड करके देख लीजिए।
देखिए 2 से काटिए, 2 1 का 2, 0, 2 पंचे 10, 3 से काटिए, 3 3 का 9, 3 पंचे 15, 5 सत्ते 35 और 7 1 का 7। तो देखिए 210 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। तो देखिए इसके गुणनखंड में 5 जरूर है, तो वही लिखा है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 अवश्य होगा। अच्छा, अब क्या किया जाए? अब ये जो 4 की घात n है, 4 की घात n का गुणनखंड कीजिए। तो 4 का गुणनखंड कीजिए 2 गुणित 2 की घात n, यहाँ 2 की घात n गुणित 2 की घात n लिख सकते हैं। तो लिखा जाए कि यहाँ देखिए 4 की घात n के गुणनखंड में केवल 2 और 2 आ रहे हैं। देखिए 2 और 2 हैं, तो 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, केवल 2 है। अभाज्य गुणनखंड में क्या है? केवल 2 है, या लिखिए 2 गुणित 2 है। अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणित 2 है, ऐसा भी लिख दीजिए। 2 और 2 है, केवल 2 और 2 है। और आधारभूत और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार यह गुणनखंड यानी ये जो 4 की घात n का गुणनखंड किया गया, यह गुणनखंड कैसा है? अद्वितीय है। यह गुणनखंड अद्वितीय है। इसलिए 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ सकता। 4 की घात n के गुणनखंड में 5 नहीं आ सकता। और जब 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ सकता, जब 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ सकता, तो जब 5 नहीं आएगा इसका मतलब 4 की घात n का उत्तर अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। तो अतः लिख दीजिए, अतः n के किसी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। समाप्त नहीं हो सकता। अतः n के किसी भी मान के लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए बच्चों, कोई भी धनात्मक संख्या हो, धनात्मक प्राकृत संख्या हो, अगर वो 0 पर समाप्त हो रही है, जैसे कि हम यहाँ दिखा रहे थे 0 पर समाप्त हो रही है, तो वह 5 से अवश्य विभाजित होगी और उसके गुणनखंड में 5 जरूर आएगा। तो देखिए 4 की घात n का गुणनखंड किए तो इसके गुणनखंड में 2 और 2 आ रहे हैं। 2 और 2 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है, 5 वगैरह नहीं है। तो वही लिखे कि 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 2 हैं। और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार
अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये जो गुणनखंड है ये कैसा है? अद्वितीय है। अद्वितीय है इसका मतलब 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ सकता, और जब 5 नहीं है उसके अभाज्य गुणनखंड में तो इसका मतलब 4 की घात n का जो उत्तर आएगा वो अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। तो अतः n के किसी भी मान के लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो बस यही इसका हल है, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों अब आज की वीडियो यहीं तक। अब अगले वीडियो में हम आपको उदाहरण 2, 3, 4 जो भी हैं उन्हें बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।